नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ नीलकंठ, ये आप लोगों का 15वां पाठ है। इनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यानी महादेवी वर्मा जी नीलकंठ पाठ में क्या कहना चाहती हैं तो हम लोग समझते हैं। और बच्चों, इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों का पढ़ा चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियां, दादी माँ, रक्त और हमारा शरीर, मिठाई वाला, कठपुतली और बहुत सारे चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन आंसर और समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छा मार्क्स उसमें आपको आ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा से डिटेल में समझाई भी हूँ। और अभी मैं आप लोगों को इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ साथ ऐसे रहती जैसे राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न संख्या 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, मोर और मोरनी को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उसके चारों ओर घूम घूम कर घुटुरघू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर रूप से उसका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न संख्या 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। पहला, गर्दन ऊंची करके देखना। दूसरा, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना। तीसरा, पानी पीना। चौथा, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। पांचवा, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख को मंडलाकर बनाकर तन में नृत्य करना। छठा, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। सातवां, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। प्रश्न संख्या 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह उस घटना की ओर संकेत करता है कि नीलकंठ और राधा सदा साथ साथ रहते थे। घर के सभी जीव जंतुओं का भी आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा नाखास कोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीद कर घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न संख्या 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था?
उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित, सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब बसंत में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते और अशोक, यानी वृक्ष का नाम है अशोक, लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। प्रश्न संख्या 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र थे। कबूतर, खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह हरदम सबसे झगड़ा करती थी और सभी को अपनी चोंच से नोच डालती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र न बन सके। प्रश्न संख्या 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। जब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा निचला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला क्या है? सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। दूसरा, वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। तीसरा, कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। अब निबंध से आगे है, यह पाठ रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। उत्तर, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करने वाली रचना होती है। इसमें संवेदना व भावात्मकता होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इसमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होती है। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए। प्रश्न संख्या 2, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो आप इसको देख सकते हैं। चांद की रेखा। सुनता हूं मैंने भी देख काले बादल में रहती चांद की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। तो इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं को, गीतों को खोज कर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो आप इसको भी देख सकते हैं। एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुमान और कल्पना में देखते हैं। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मोर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो इसका उत्तर है, गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातः काल के सूरज के किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है, मानो महादेवी को अपने नीलकंठ का नृत्य स्मरण हो आया हो और लहरों में सजीव हो उठा हो। प्रश्न संख्या 2,
नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे तीव्र से तीव्रतर होती उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। भाषा की बात। प्रश्न 1, रूप शब्द को कुरूप, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। जैसे गंध, रंग, फल, ज्ञान, तो इसका उत्तर होगा गंध का सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग का रंगना, रंगीला, नौरंग, नौरंग। फल का सफल, फलदार, फलित। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। प्रश्न संख्या 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जोर अ, क इत्यादि। अ की मात्रा से चिन्ह आप देख सकते हैं, से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने के आकार की मात्रा लगती है, जैसे मंडल जोड़ आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में संधि विग्रह कीजिए, तो किस तरह करेंगे? संधि और विग्रह दिया गया है। तो नील प्लस आव क्या होता है? नीलाव। नव प्लस आगंतुक नवागंतुक। सिंहासन, सिंह प्लस आसन मेघाच्छन, मेघ प्लस आछन। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो आप कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, नीलकंठ पाठ का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ नीलकंठ जीव जंतुओं पर आधारित है। इसमें लेखिका ने यह दर्शाना चाहा है कि हम अपने थोड़े से प्रयास से जीव जंतुओं में प्रेम, सहयोग एवं कर्तव्य की भावना जागृत कर सकते हैं। महादेवी के घर में भी अनेक प्रकार के जीव जंतु थे, मोर, मोरनी, खरगोश, कबूतर, अल्सेशियन, कुतिया आदि। ये सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। नीलकंठ नामक मोर इन सबका संरक्षक बन गया। अपनी निगरानी में सबको दाना खिलाना लेकर जाता, उनसे खेलता और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखता। एक बार जाली घर में एक सांप आ गया। उसने खरगोश पर प्रहार करना चाहा तो नीलकंठ ने उसे मार डाला। दूसरी ओर जब महादेवी वर्मा घर आती या कोई मेहमान आता तो वह अपने पंखों को मंडलाकार रूप में फैलाकर उनका स्वागत करता था। उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि मिली। इस प्रकार सभी जीव जंतु महादेवी वर्मा के घर में परिवार के सदस्यों की भांति रहते थे। प्रश्न संख्या 2, महादेवी मोर मोरनी को कहां से लाई? उत्तर, महादेवी मोर मोरनी को नखास कोने से लाई। उन्होंने इन्हें 35 रुपए में चिरीमार से खरीदा। प्रश्न संख्या 3, नीलकंठ सबका मित्र व संरक्षक कैसे था? उत्तर, धीरे धीरे बड़े जाली घर के सभी जीव जंतु मोर को इतना चाहने लगे कि वह सेनापति और संरक्षक नियुक्त हो गया। सुबह ही सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उन्हें दाना खिलाने ले जाता और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। किसी के गड़बड़ करने पर अपनी चोंच से प्रहार करता। सभी जीव चुपचाप उसका दंड भी सहन कर लेते। सभी से इतना प्रेम करता कि मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुअवल खेलते रहते। एक बार एक सांप जब जाली घर में आ गया, उसने खरगोश के बच्चे पर प्रहार किया तो नीलकंठ ने सांप के फन पर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल आया। प्रश्न संख्या 4, मोरनी को मोर की सहचारनी क्यों कहा गया है? उत्तर, मोरनी को मोर की सहचारनी कहा गया क्योंकि वह सदा मोर के साथ साथ रहती थी।
प्रश्न संख्या 5, नीलकंठ सबसे अधिक प्रसन्न कब होता था? उत्तर, वर्षा ऋतु में जब आकाश पर बादल छा जाते, वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते और जब अशोक के वृक्ष नए लाल पल्लवों से ढक जाते तो नीलकंठ अत्यधिक प्रसन्न होता था। प्रश्न संख्या 6, महादेवी को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता? उत्तर, महादेवी के समक्ष मंडलाकार रूप में अपने पंख फैलाकर खड़ा होकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता प्रकट करता। प्रश्न संख्या 7, विदेशियों ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी? उत्तर, विदेशियों ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी, क्योंकि विदेशी जब मेहमान रूप में महादेवी के साथ आते तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु वह अपने पंख मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो जाता। प्रश्न संख्या 8, कुब्जा और नीलकंठ के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर, कुब्जा का स्वभाव प्रेम मिलाप का नहीं था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास न आने देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी उससे अलग कर दिया। जबकि नीलकंठ का स्वभाव मेल जोल का था, वह सभी जीवों के हृदय में अपनी एक विशेष पहचान रखता था। राधा के साथ तो उसका आत्मीय संबंध था। जब कुब्जा ने उसे राधा से दूर किया तो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। प्रश्न संख्या 9, महादेवी नीलकंठ को प्रवाहित करने हेतु संगम पर क्यों ले गई? उत्तर, नीलकंठ की मृत्यु के पश्चात महादेवी उसे अपनी शॉल में लपेटकर गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर प्रवाहित करने हेतु ले गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे अपने घर में पलने वाले प्रत्येक जीव को घर का सदस्य ही समझती थी। प्रश्न संख्या 10, यह पाठ क्या संदेश देता है? उत्तर, नीलकंठ पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें जीव जंतुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार न करके उसे प्रेम भाव रखना चाहिए। यदि हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें तो वे हमें कभी अहित नहीं पहुंचाते, यानी कभी वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको जो भी विचार विमर्श करना है आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको यह पाठ कैसा लगा, या और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों आगे मैं नए पाठ के साथ मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।